हमारा बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया, संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट किया और संविधान से अलग हट करके कोई बात नहीं की, न देश के बारे में। हम जो है संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर 59 की धारा लगी जो यूएपीए का एक्ट है, उसके बाद तो नेबर्स ने भी आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें बहुत खतरनाक थी हमारे लिए। मेरे शौहर थे, मेरे बच्चों के बाप थे, तो मेरी नहीं लाइफ कहीं ना कहीं 2020-26 अप्रैल पर अटक गई थी। भाई देखिए, कोई किसी का गलत में साथ नहीं देता, लेकिन अच्छाई में तो मैं उनका साथ दूंगा। जेल में 5 साल से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को दिल्ली दंगों की लार्जर कंस्पिरेसी केस में 5 लोगों को कड़ी शर्तों के साथ बेल दी। इनमें शामिल हैं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद। एक बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है, हम अक्यूज से बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी बेल की शर्तें इतनी सख्त हैं कि वो मीडिया से बात ही नहीं कर सकते। वो ना केस पर कोई बयान दे सकते हैं, ना सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हैं। किसी रैली, पब्लिक मीटिंग या गैदरिंग में शामिल होना भी मना है। दिल्ली से बाहर जाने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की इजाजत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने अपने पासपोर्ट भी जमा करा दिए हैं और हर हफ्ते 2 बार क्राइम ब्रांच के सामने हाजिरी देनी होगी। और इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो बेल तुरंत रद्द हो सकती है। वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम की कथित भूमिका को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर नहीं की। लेकिन ये कहानी सिर्फ बेल पर छूटे आरोपियों की नहीं, उनके परिवारों की भी है, जो पिछले 5 सालों से बाहर इंतजार करते रहे। ओखला के रहने वाले शिफा उर रहमान गिरफ्तारी के वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कथित लार्जर कंस्पिरेसी के तहत प्रोटेस्ट साइट्स के लिए पैसों का इंतजाम किया, लोगों को मोबिलाइज किया और चक्का जाम को जारी रखा। शिफा उर रहमान ने जेल में 2083 दिन गुजारे। तो कैसा लग रहा है 5 साल बाद फाइनली 5 लोगों को बेल मिली है इन केस में? जी, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी लंबा अरसा हो चुका था इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, डेट्स मिलते मिलते। हाँ, मतलब नाउमीदी सी एक टाइम पर आने के बाद होने लगी थी कि पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितने टाइम और हमें इस लड़ाई को लड़ना है, या कितना टाइम हमें और डेट्स मिलेंगी। इस दौर में लोगों ने मदद करी है खुल के, उस बारे में आप बात करें। देखिए, कम्युनिटी सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से शायद मैं भी अगर उस जगह होंगी तो मेरा भी रवैया वही रहेगा जो और लोगों का मेरे साथ रहा। उसमें मैं ये ब्लेम नहीं कर सकती कि लोगों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया या लोगों ने शिफा के बारे में सोचना छोड़ दिया। बट आजकल जैसे हालात हैं, आजकल हर एक इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है और अपनी अपनी ज़िंदगी में सबकी कोई ना कोई स्ट्रगल है। तो जैसे शिफा आते थे या शिफा जब स्टार्टिंग में अरेस्ट हुए तो लोग का आना जाना, बात पूछना, धीरे धीरे वो चीज़ें इंसान यूज टू होता रहता है। एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि लोग अपनी अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी को भी। बट उसमें क्या होता है ना कि आपकी लाइफ तो वहीं रुकी हुई है ना। मेरी लाइफ तो 26 अप्रैल 2020 पे ही रुक गई थी, क्योंकि मेरी लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी ज़िंदगी से, एक बहुत अहम रिश्ता मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से, उनकी माँ की ज़िंदगी से, उनकी बहनों की, या जो भी जिसका जितना रिश्ता उसकी ज़िंदगी से गया हुआ था। बट मेरे लिए इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मैं मतलब पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट थी। मेरे शौहर थे, मेरे बच्चों के बाप थे। तो मेरी लिए लाइफ कहीं ना कहीं 2020-26 अप्रैल पर अटक गई थी। बच्चों का कैसे इस सब से रहा है कि उसको कैसे देखते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके फादर जो मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, क्योंकि लड़के एक एज के बाद बाहर उनको निकलना ही निकलना होता है और उनका सर्कल होता है, दोस्त होते हैं, मिलना होता है, जाना होता है। तो उस टाइम पे लड़कों को बहुत फील होता है। फिर जैसे बच्चे नमाज़ के लिए जा रहे हैं या ईद पर हम लोग जब अपने होम टाउन जाते थे उस टाइम पर, क्योंकि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम शिफा हमारे साथ जाते थे और गाँव हम लोग एक साथ ही जाते थे, ईद पर, बकरा ईद पर, रमज़ान हम लोग एक साथ। तो बच्चों के लिए उस टाइम पर भी, प्लस स्कूल का कोई डिसीजन है, सपोज़ स्कूल मुझे एक बार चेंज करना था अपने बच्चे का, तो मुझे ये होता था कि शिफा आ जाएँ तो एक बार डिसीजन हम ले लें मिलकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप, अल्लाह ताला ने अगर 2 रिश्ते बनाए हैं माँ और बाप के, तो दोनों ही इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट है। कि भाई 6 साल से बंदा अंदर है, तो अफसोस की तो बात ही है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं,
अब अब्बा, उनको जब भी उम्मीद होती है कि अब्बा अब आ जाएंगे, जब डेट पड़ रही है या जब ऐसा हो रहा है कि अब हो जाएगी जमानत, अब हो जाएगी जमानत, तो आखिर चलो कोई नहीं, शुक्र है ऊपर वाले का और जुडिशरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आखिर वो दिन आया कि आखिर जमानत हो ही गई शिफा भाई की। तो हम तो बहुत खुश हैं। मतलब बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर, देखिए, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत हम्बल हैं और दिमागी तौर पे मजबूत हैं वो, तो इसलिए बदलाव तो कुछ नहीं है उनके अंदर। अगर बदला है तो टाइम बदला है कि उनके 6 साल जेल में गए, सिर्फ यही बदला है और कुछ नहीं बदला है। गारंटर क्यों बने हैं और कोई इसमें रिस्क हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके बारे नहीं, कोई रिस्क नहीं है इसमें। क्या रिस्क है भाई? जब कोर्ट जमानत दे रहा है तो मुझे गारंटर बनने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा उनसे फैमिली रिलेशन है, मेरे बिल्कुल सगे भाई नहीं है लेकिन सगे भाई की तरह है, मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह है। तो मेरा उनसे एक रिलेशन है, एक मेरा अटैचमेंट है। तो मैं तो जितना मतलब मेरे से हो सकता है मैं करूँगा उनके लिए। भाई देखिए, कोई किसी का गलत में साथ नहीं देता है, लेकिन अच्छाई में तो मैं उनका साथ दूंगा और उनके लिए हर टाइम खड़ा हूं मैं और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। चांदबाग के रहने वाले मोहम्मद सलीम खान गिरफ्तारी के वक्त एक गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस चलाते थे और द केयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान वो चांदबाग प्रोटेस्ट साइट के एक प्रमुख ऑर्गेनाइजर थे और अपनी स्पीचेस में सीए कानून के खिलाफ विरोध किया। मोहम्मद सलीम खान ने जेल में 2127 दिन गुजारे। जिस दिन वो रिलीज हुए उनकी मुलाकात थी, ई मुलाकात। तो मैंने डैड को सबसे पहले यही बोला 5 तारीख को कि ये याद रखिएगा, ये आपकी आखिरी मुलाकात है हमसे, ई मुलाकात पे। तो मैंने इस तरीके से अपने डैड को न्यूज़ दी कि उनकी बेल हो गई है। सो इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश हुए थे। एंड देन हम लोगों ने भी इतना, जब मुझे पता चला है 12:57 के अराउंड, सो मैं जल्दी से गई हूँ। मैंने सिर्फ सारी मिठाइयाँ सब जगह बांटना शुरू किया है और हर किसी को बताना शुरू किया है कि मेरे डैड रिलीज़ हो गए हैं। मेरे डैड को 11 मार्च 2020 को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद अचानक लॉकडाउन लग गया। तो थोड़ा सा ये था कि मैं 22 साल की थी उस टाइम पे एंड मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। मेरा ब्रदर मुझसे भी छोटा है 1 साल एंड देन मेरी सिस्टर है, वो सबसे छोटी थी, 9th क्लास में थी। सो हम तीनों बच्चे ही थे, हमें पता नहीं था कहाँ किस तरीके से जाके हमें FIR मिलेगी या हमें क्या क्या करना है जिससे हमें पापा का पता चले। सो आफ्टर 3 months वी गॉट टू नो कि हमारे डैड कौन से जेल में अरेस्ट हुए हैं, किस तरीके से उन पे क्या क्या धाराएं लगी हैं, कौन कौन से केसेस हुए हैं। एंड देन लॉयर्स के थ्रू हमारी मीटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम। मेरे डैड को आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिम। जब मैं पहली बार उनसे 26 तारीख को मिली थी, तो मैंने उनको पहचाना भी नहीं था क्योंकि वो जैसे दिखते थे मुझे उस आफ्टर 3 months मैंने उनको पहली बार देखा था। सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज। जब उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि साइमा, देन आई मूव बैक और मैंने तब पहचाना कि ये मेरे डैड है। नो सर, इन लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल पे हमें बुलाया गया था कि योर फादर हैज़ बीन अरेस्टेड इन FIR नंबर 59 और तब हम उनसे पहली बार मिले थे फिजिकली। तब total appearance, I'll show you the photographs, how he used to look and how he has changed. हमने बहुत टाइम तक तो इसको हाइड रखा, नहीं बताते हैं, बट न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा, जब FIR 60 में जब ये न्यूज़ आई थी 2023 में दैट मुलजिम सलीम खान को ज़मानत दी जा चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट के ज़रिए, तो ये चीज़ ऑब्वियसली मतलब सामने आ गई थी सबके। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रही। मेरी सिस्टर थी 9th क्लास में, उसकी पढ़ाई को लेके इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, फ़ीस को लेके हमें बहुत दिक्कत हुई उस टाइम पे। मेरे ब्रदर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने जॉब ज्वाइन कर लिया था बिकॉज फाइनेंशियली हम बिल्कुल टूट गए थे। मेरा 1 साल था रिमेनिंग, सो जैसे तैसे मैंने 1 साल कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप छोड़ के मैंने भी जॉब किया था। तो आपके ब्रदर ने क्या पढ़ाई कर रहे थे? वो क्या BBA ही वाज डूइंग और MBA के उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था। सो ही वाज परस्यूइंग MBA at that time, but he left because of all this. And he took up a job to support the family. Exactly.
अच्छा, तो आपके फादर का ये गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस भी था, व्हाट हैपेंड टू दैट? बिल्कुल ख़त्म हो गया सर। जब ये न्यूज़ ऑन पेपर्स आनी शुरू हो गई तो लोगों ने बैकलैश करना शुरू कर दिया, बैक होना शुरू कर दिया। जो रिलेटिव्स थे वो भी पीछे हटने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे न्यू न्यू अरेस्टिंग हुई थी, सब डर रहे थे। तो अगर जो खास रिलेशन में भी होते हैं, यानी कि भाई बहन भी होते हैं, वो लोग भी पीछे हट गए थे इन चीज़ों को लेके। और जब हमारे ऊपर 59 की धारा लगी, जो यूएपीए का एक्ट है, उसके बाद तो नेबर्स ने भी आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ें बहुत खतरनाक थी हमारे लिए। तो इवन फैमिली का, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग आ भी रहे थे वो सिर्फ सहानुभूति यानी कि सपोर्ट के लिए आ रहे थे कि हमें बुरा लग रहा है, बट उसमें भी उनका डर था कि अगर वो ज़्यादा करेंगे, जेन्युइन बात है, अगर कोई भी इंसान, हम लोग भी होते तो हम लोग भी थोड़ा सा बैक ही ले जाते, बिकॉज इतना बड़ा केस हाईलाइट हुआ और फिर सबको ये डर था कि कहीं कोई अटैच ना हो जाए इस चीज़ से। सो उन लोगों को ये डर था। मेरे डैड हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, बहुत पंचुअल रहे हैं टाइम के। तो हमको ये आदत थी कि सुबह सुबह हम 8 बजे उठ जाते थे। इनफैक्ट हमें कहीं जाना हो या ना जाना हो, हम स्कूल जाते थे। अगर हमें छुट्टी भी लेनी पड़ जाती थी, मन करता था, तो हमें बहाने बनाने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि डैड नहीं मानते थे। वो कहते थे कि नहीं, उठना ही उठना है 8 बजे का। जो उनका शेड्यूल था टाइमिंग्स को लेके, वो बहुत पंचुअल था। इवन दो हमें 8 बजे के बाद वो डिनर भी नहीं करने देते थे। लाइट्स नहीं खुल सकती थी हमारे घर में 10 बजे के बाद। तो वो चीज़ें हम बहुत मिस करते थे कि अब हमें कोई भी एक लाइन दिखाने के लिए नहीं है। सो ये सब चीज़ें थी। जगतपुरी के रहने वाले शदाब अहमद गिरफ्तारी के वक्त एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सुपरवाइजर की तरह काम करते थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन पर आरोप हैं कि वो कथित लार्जर कंस्पिरेसी के तहत प्रोटेस्ट साइट्स पर लोगों की मोबिलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रोटेस्ट को लंबे समय तक चलाए रखने में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि उनकी कथित भूमिका एक नेटवर्क का हिस्सा थी जो अलग अलग प्रोटेस्ट लोकेशंस को जोड़ने का काम करता था। शदाब अहमद ने जेल में 2038 दिन गुजारे। ये जॉब करता था यहीं एक कंपनी में, वाईफाई वाली में। तो ये भाई जब मुझे काम कम करना पड़ता था, जब ये हमारी मदद करता था, जब काम करता था तो हमारी मदद करता था। जब ये हमारे बीच में नहीं रहा तो हमारे सामने परेशानी है। इस उम्र में मेरी जो थी उस वक्त जो है 62 साल की उम्र होगी, और उसमें मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी परिवार के लिए। तो अब वो क्या प्रदर्शन करने के कार्य को बदल दिया गया है? क्या आप उसको कैसे देखते हैं? बदल दिया क्या गया है? तो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म ही करना चाह रहे हैं ये लोग। भाई संविधान ने जो है हमें अधिकार दिया है, कोई हमारे खिलाफ कानून बनता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के जरिए हम अपनी बात कहें, मगर उसको भी ये कुचलना चाहते हैं। क्या कम्युनिटी में अब डर रहता है, खौफ है क्या? हाँ, डर और खौफ का तो माहौल है ही इस तरीके से। डर और खौफ का माहौल तो है। ये हमारी कम्युनिटी में नहीं, बल्कि किसानों में, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, जैनियों में भी है, सभी में डर का माहौल है। अच्छा, ये बताइए, अब शादाब के लिए आप उनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं कि आगे वाले आने दिनों में, महीनों में, सालों में वो उनको अभी क्या जो इतना समय निकला है, अब समय निकला, अब उनके जो हमारा बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया, संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट किया और संविधान से अलग हट करके कोई बात नहीं की, न देश के बारे में। हम जो है संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और न्यायपालिका पे भी। तो बात यह है, ये हमारे बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया, न किसी तरीके का ऐसा बोला, न देश के खिलाफ, न किसी पार्टी के खिलाफ, न किसी, उसके जो अपनी परेशानी थी उसी के बारे में प्रोटेस्ट किया। जो काले कानून बने थे उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट किया। तो अब इनके फ्यूचर की मैं जैसे बात करूं, आने वाले कल की बात, तो आप इनके लिए क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्या करेंगे? देखिए, अभी तो परेशानियां हैं सामने।
क्योंकि केस ही ऐसा बना दिया जो देशद्रोह का, कोई ऐसा काम नहीं किया हमारे बच्चे, यूएपी का केस बना दिया। और उसमें परेशानी तो ही बाहर आने के बाद भी तारीखों पे जाना, ये करना वो करना, तो दुनिया भर की परेशानी तो ही। और इस तरीके की बंदिश लगा दी बच्चों पे। अब भले ही 5 लोगों को बेल की राहत मिली है, लेकिन दिल्ली पुलिस की FIR 59 जो दिल्ली में हुए दंगों की कथित लार्जर कंस्पिरेसी से जुड़ी है, उसमें अभी तक ट्रायल शुरू होना बाकी है। और जब तक ये केस खत्म नहीं होता, तब तक इस FIR में मौजूद लोगों की जिंदगी इन आरोपों से जुड़ी रहेगी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।